बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने यहाँ तक डिस्कशन की थी कि कोलिजन के दो टाइप्स हैं। मैं उसी को रिवाइज करता हूँ, क्लास इंटरप्ट हो गई थी। देखिए, अगर दो चीज़ें इतनी करीब आ जाए कि उनके दरमियान किसी तरह की इंटरेक्शन हो, इसे कोलिजन कहते हैं। अगर फेस टू फेस कोलिजन हो, इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। लाइक दो गाड़ियाँ आमने सामने टकराए तो इट इज़ हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन के दो टाइप्स हैं। एक है इलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन के जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहे, इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लाइक गैस के पार्टिकल्स जो हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से पहले जो इनका मोमेंटम होता है वही कोलिजन के बाद रहता है। अगला केस है इन इलास्टिक कोलिजन। लेट्स सी व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। एक ऐसा कोलिजन कि जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे, सेम रहे, मगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, उसे इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लाइक अगर दो गाड़ियाँ आपस में टकराएं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इसलिए होगी कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में, साउंड में, और साथ ही जो गाड़ियों में एक डेंट प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्टॉर्शन, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होगी या कन्वर्ट होगी। तो in elastic collision, the type of collision in which the type of collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, in which momentum, by momentum we mean a linear momentum, linear momentum. So momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, is inelastic collision. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। केस वन, अगर इस तरह से हो कि दो बॉल्स हैं जिनके मासेस इक्वल हैं, एक बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे मैं m2 कंसिडर करता हूँ, इसकी वेलोसिटी v2 है। एक बिल्कुल इसी साइज का बॉल, एग्जैक्टली सेम साइज का बॉल, सेम मास का बॉल पीछे से मूव करके आ रहा हूँ v1 वेलोसिटी के साथ। इस तरह के m2 स्लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, m1 फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो m1 आकर m2 को स्ट्राइक करे तो क्या होगा कोलिजन के बाद? आप इमेजिन कर ले, बिल्कुल सिंपल केस, आपके सामने स्नूकर टेबल है। उस स्नूकर टेबल पर एक बॉल आगे स्लो मूव कर रहा है, एक पीछे से फास्ट बॉल आकर उसको स्ट्राइक करे तो कोलिजन के बाद क्या होगा? जो फास्ट है वो स्लो हो जाएगा, जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगा। ये आपस में अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इतनी ही आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। इसी तरह ये केसेस एंट्री टेस्ट में आते हैं, आपने इसके डेरिवेशन के स्टेप्स नहीं देखने। तो कोलिजन से पहले ये मास स्लो मूव कर रहा है, ये मास फास्ट मूव कर रहा है। कोलिजन के बाद क्या होगा? जो स्लो था वो फास्ट हो जाएगा, जो फास्ट है वो स्लो हो जाएगा। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। सेकंड केस, बिल्कुल सिमिलर एक केस हम देखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर केस विद सम डिफरेंस। अब देखते हैं केस टू, इससे स्लाइटली डिफरेंट कैसे हैं।
Now it is case 2. दो मासेस हैं, इक्वल मास, दोनों मासेस इक्वल हैं। एक मूव कर रहा है, जो फर्स्ट वन है वो मूव कर रहा है, सेकंड वन रेस्ट में है। अब अगर M1 जो कि मूव कर रहा है वो M2 को स्ट्राइक करे। आप इमेजिन कर ले आपके सामने स्नूकर टेबल है, एक बॉल रेस्ट में पड़ा है, अगला आकर इसको स्ट्राइक करे तो क्या होगा? जो पहला बॉल है वो रेस्ट में आ जाएगा कोलिजन के बाद, जो दूसरा बॉल है वो M1 की वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इनिशियली ये था कि इनिशियली M2 रेस्ट में था, M1 मूव कर रहा था इनिशियली। अब कोलिजन के बाद M1 रेस्ट में आ जाएगा कोलिजन के बाद, और M2 moves with velocity of M1 moves with velocity of M1। आइडियली इसी तरह से होना चाहिए। प्रैक्टिकली थोड़ा सा M1 मूव करेगा, परफेक्टली रेस्ट में नहीं आएगा, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो लिहाजा क्या होगा? आफ्टर कोलिजन M1 comes to rest and M2 the second mass, it begins to move with the velocity of first mass. M2 begins to move with velocity of M1। इसे हम अप्लाई करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इस केस को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अप्लाई करते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। एक फिनोमिना आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, थर्मलाइजेशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, वहाँ इसे अप्लाई करते हैं। वहाँ कैसे अप्लाई करते हैं? थर्मलाइजेशन of fast neutrons. The word thermalization means slowing down. Suppose यहाँ पर ये M1 न्यूट्रॉन है, ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है। इसे स्लो करने के लिए हम इसके सामने एक प्रोटॉन रखते हैं। प्रोटॉन का मास नियरली न्यूट्रॉन के इक्वल है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा, न्यूट्रॉन स्लो होगा या रेस्ट में आ जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पीड से मूव करेगा। इसे कहते हैं थर्मलाइजेशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, जो कि हम कहाँ अप्लाई करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो थर्मलाइजेशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन by placing protons in front of them. By placing protons in front of them. So thermalization of fast neutrons का मतलब क्या है? Slowing down of fast neutrons. अब देखते हैं केस 3। केस 3 ये है कि अगर M1 बहुत स्मॉलर बॉडी पर मुश्तमिल हो, M1 is a very small mass and M2 is a massive mass, और साथ ही M2 रेस्ट में हो, एट रेस्ट। M1 मूव कर रहा हूं, M1 मूव कर रहा है, M2 रेस्ट में है। तो M1 आकर जब M2 को स्ट्राइक करेगा, it bounces back with the same speed and M2 remains at rest. M2 initially at rest है, it remains at rest. M1 जो मूव कर रहा है, it bounces back with same speed, bounces back with same speed. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, आप एक बॉल लेकर दीवार पर दे मारे, दीवार हैवी है,
दीवार रेस्ट में रहेगा, बॉल उसी स्पीड से बाउंस बैक करेगा, ठीक। सो इफ m1 is much less या smaller than m2 and m2 is at rest, then after collision m2 remains at rest, m2 remains at rest, and m1 bounces back with the same speed, and m1 bounces back with the same speed. केस 4 इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस, ये केस 4 कैसे इसका ऑपोजिट है, लेट्स सी। अब m1 एक हेवियर मास है, m1 इज अ वेरी हेवी मास और ये मूव कर रहा है, जबकि m2 इज अ वेरी स्मॉल मास, इट इज m1, it strikes a very lighter mass, that is m2. Initially m1 मूव कर रहा है, m2 रेस्ट में है, सो इनिशियल केस ये होगा कि दिस वन इज इन मोशन, m2 is at rest, in motion, and m2 is at rest. जब m1 m2 को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, m2 मूव करेगा, m1 सेम स्पीड के साथ रहेगा। देखिए अब केस ये होगा, just a minute please. So after collision ये होगा कि m1 moves with same speed, और m2 चूंकि लाइटर मास है, it moves with double the speed of m1. m2 moves with double speed. देखिए दोबारा कंक्लूजन देखिए कि if m1 is much greater than m2 and m2 is at rest, then after collision m1 moves with the same speed, या nearly same speed. m1 moves with nearly same speed and m2 moves with double speed, and m2 moves with double speed. अब ये 4 केसेस की आप दोबारा से कंक्लूजन्स देख लें। फर्स्ट केस ये था, टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बॉडी एक साइड से आकर कोलाइड कर रही है। तो फर्स्ट केस में m1 और m2 दोनों मूव कर रहे हैं, m1 फास्ट मूव कर रहा है, m2 स्लो है। जब m1 स्ट्राइक करेगा m2 को तो फास्ट वाला स्लो हो जाएगा, स्लो मास फास्ट हो जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ये केस क्या है कि इफ m1 is equal to m2 and both are in motion, after collision they exchange their velocities. अब एक सिमिलर केस 2 है कि if m1 is again equal to m2 and m2 is at rest, फिर क्या होगा, after collision m1 comes to rest, m2 moves with the velocity of m1. so ये केस देखिए ये है कि if m1 is equal to m2 and m2 is at rest, after collision m1 comes to rest and m2 begins to move with the velocity of m1. केस 3, तो ये हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि न्यूट्रॉन्स फास्ट मूव करते तो उनके सामने प्रोटॉन्स रखे जाते, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा तो न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन होंगे या रेस्ट में आ जाएंगे। इट इज अप्लाइड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। केस 3 ये कि इफ m1 is much smaller than m2
As m1 strikes m2, m2 remains at rest, m1 bounces back with the same speed. इसका reversed opposite case, case 4 है. If m1 is much greater than m2, after collision m1 moves with the same speed, m2 moves with double speed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है एक्सप्लोजन्स में भी. सो हम एक दो केसेस और पढ़ते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोजन्स. इसका एक्सप्लेनेशन ये है. सपोज एक शेल है, एक बम है. इस शेल को, इस बॉम्ब को हम थ्रो करते हैं और ये एक्सप्लोड होता है. जब एक शेल एक्सप्लोड होता है, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बॉल बेरिंग्स निकलते हैं, छर्रे निकलते हैं, जो कि बुलेट की तरह लोगों को लगते हैं और उसी से डेथ हो जाती है. तो एक बहुत बड़ी तादाद में इससे बॉल बेरिंग्स निकलेंगे. अब इस टॉपिक में वो ये बता रहे हैं कि जो एक्सप्लोजन से पहले इस शेल का मोमेंटम था, वही एक्सप्लोजन के बाद इन बॉल बेरिंग्स का, इन स्मॉलर मासेस का मोमेंटम होगा. वो कैसे होगा? एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि जो शेल है, इसका मास ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है. और जो स्मॉलर मासेस हैं, हर स्मॉलर मास का मास कम है, स्पीड ज़्यादा है. तो एज अ होल जो बॉल बेरिंग्स का मोमेंटम होगा, वही इस शेल का, अनएक्सप्लोडेड शेल का मोमेंटम होगा. बस आपने सिंपल लॉजिक क्या याद रखनी है कि शेल का मास ज़्यादा, वेलोसिटी कम. बॉल बेरिंग्स का यानी स्मॉलर मासेस का मास कम, वेलोसिटी ज़्यादा. तो लिहाजा इन सब का मोमेंटम सेम होगा. बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम है शेल का, वही मोमेंटम तमाम बॉल बेरिंग्स का होगा आफ्टर एक्सप्लोजन. सो मोमेंटम ऑफ शेल before explosion is equal to total momentum of all ball bearings after explosion. एक और केस है कि जब आप बुलेट राइफल से फायर करते हैं, बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा, वही मोमेंटम आफ्टर फायरिंग होगा. इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन क्या याद रखनी है. फायरिंग फ्रॉम अ राइफल. हम एक राइफल कंसिडर करते हैं. So it is a rifle. इस राइफल से एक बुलेट आप फायर कर रहे हैं. जो बुलेट का मोमेंटम होगा, वही राइफल का मोमेंटम होगा. आप जैसी बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे की तरफ जाती है और राइफल को पीछे की तरफ एक झटका मिलता है. उसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन. राइफल पीछे की तरफ आता है, इसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन. ये बता रहे हैं कि जो बुलेट का मोमेंटम होगा, वही राइफल का मोमेंटम होगा. वो कैसे सेम हो सकते हैं? बुलेट का मास कम है, स्पीड ज़्यादा है. राइफल का मास ज़्यादा है, स्पीड कम है. तो जो राइफल का मोमेंटम होगा पीछे जाते हुए, वही बुलेट का मोमेंटम होगा आगे जाते हुए. सो मोमेंटम ऑफ राइफल is equal to momentum of bullet. So आपने स्टेटमेंट बस याद रखनी कि when bullets are fired from the rifles, total momentum remains constant. When a shell explodes, total momentum remains constant. बाकी चार केसेस हमने ये देखे. इसमें आपने सिर्फ कंक्लूजन्स ही याद रखने हैं, कोई डेरिवेशन के स्टेप्स याद नहीं रखने. आज आप इसी टॉपिक को देख ले. इसमें जो चैप्टर का अगला पार्ट है, वो एक टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन. वो इंशाल्लाह
हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी एक शॉर्ट ब्रेक ऑफ 3 minutes, देन आई स्टार्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर।